डॉक्टर को भगवान भी कहा जाता है। ये एक विश्वास का रिश्ता होता है, मगर कैसा हो अगर जीवन देने वाला ही मौत का शैतान बन जाए। जिसे अमृत समझे वही विष निकले। डॉक्टर अंशुमन बहुत ही काबिल था। जाने कितने ही लोग उसके इलाज से ठीक होकर उसे दुआएं देकर गए, मगर उस रात उसके सिर पर शैतान सवार हो गया था। ठहरो सिस्टर, ये क्या कर रही हो? नथिंग डॉक्टर, पेन किलर दे रही थी। सुबह तक इसे होश आ जाएगा और पुलिस भी आ जाएगी। फिर सबको पता चल ही जाएगा किस हैवान ने इसके साथ ये सब किया। नो, तुम जनरल वार्ड में जाओ, मैं इसे देख लेता हूँ। ओके डॉक्टर। हाँ विवेक, बोल। भैया, आपने काम कर दिया? नहीं, अभी नहीं। तो कब करोगे भैया? अगर वो होश में आ गई और उसने पुलिस को सब बता दिया ना, तो भैया प्लीज मुझे बचा लो भैया। सिर्फ 5 घंटे पहले की बात है। बिस्तर पर जिंदगी मौत से लड़ रही सौम्या विवेक से गाड़ी धीरे चलाने की जिद कर रही थी, पर विवेक गाड़ी की स्पीड बढ़ाता ही जा रहा था। बार बार बियर पीने की जिद कर रहा था। अरे बियर पीने से कुछ नहीं होता। अरे इट्स जस्ट लाइक अ कोल्ड ड्रिंक। देखो, मैं अभी तक 3 पी चुका हूँ, कुछ भी नहीं हुआ ना। हुआ क्या कुछ? विवेक, मैं बच्ची नहीं हूँ। जरूरत से ज्यादा पियो तो बियर से भी नशा होता है। तुम बस गाड़ी धीरे चलाओ प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अरे सुना नहीं क्या तुमने? डर के आगे जीत है। और वैसे भी आज कुछ अलग ही करने का मन है। अपने मन को अपने पास ही रखो और मुझे घर छोड़ दो। इस भरी बरसात में इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ सकते हम सौम्या। आज तुम्हें मेरी भूख मिटानी ही होगी। विवेक, क्या कर रहे हो? विवेक, हाथ छोड़ो मेरा। तुम नशे में हो विवेक, छोड़ो। आज मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए साथ नहीं लाया हूँ। आज मैं तुमसे तुम्हारे ऊपर खर्च किए हुए हर एक पैसे को वसूलने के लिए आया हूँ। आज मैं तुझसे अपनी प्यास बुझाऊंगा। विवेक, क्या बकवास है ये? छोड़ो मुझे। जानवरों जैसा बिहेव मत करो। लीव मी। छोड़ो मुझे। मैं जानवर हूँ मैं। हाँ हो जानवर। वैसे एक बात कहूँ, तुमसे अच्छे तो कुत्ते होते हैं। तुम्हारे जैसे धोखेबाज दोस्त से कहीं ज्यादा वफादार होते हैं। छोड़ो मुझे। विवेक, मैंने कहा ना मुझे छोड़ो। सौम्या, तू। थप्पड़ लगने से विवेक को झटका लगता है। वो सौम्या का हाथ छोड़ देता है। सौम्या बारिश में कार से उतरकर रोते हुए जाने लगती है। कार के अंदर बैठे विवेक का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। उसके दिमाग में जानवर और कुत्ते वाली बात गूंजती है। अपने आप से बात करता हुआ विवेक एक्सेलरेटर पर प्रेशर बढ़ा देता है और एक झटके से कार को गियर में डालकर सौम्या की ओर बढ़ा देता है। सौम्या को कार अपने पास आते दिखती है। वो पलटकर देखती है। कार उसे टक्कर मारकर हवा में उछाल देती है। सौम्या नीचे गिर जाती है। विवेक गाड़ी रोकता है और सड़क पर तड़पती सौम्या को देखने लगता है। विवेक ने गुस्से में आकर सौम्या पर गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी चढ़ाने के बाद खुद को पुलिस से बचाने के लिए अपने बड़े भाई के अस्पताल में ले आया। लेकिन वहां आकर जैसे ही उसे पता चला कि सौम्या बच जाएगी, बस उसी पल उसने अपने भाई को एक्सीडेंट का सारा सच बता दिया और उस पर दबाव बनाने लगा कि वो सौम्या को मार डाले। भैया प्लीज, आपको मम्मी पापा की कसम है भैया, प्लीज मार दो उसे, वरना पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी भैया। मार देता हूँ, लेकिन प्रॉमिस कर कि आज के बाद ऐसी हरकत तू किसी भी लड़की के साथ नहीं करेगा। प्रॉमिस भैया, गॉड प्रॉमिस, कभी ऐसा नहीं करूंगा। भाई के लिए तुम मुझे मार रहे हो, जबकि गलत तुम्हारे भाई ने किया है। वो भाई है मेरा। अंशुमन घबरा जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके सौम्या को इंजेक्शन लगा देता है।
और इंजेक्शन के असर से सौम्या की सांसें रुकने लगती हैं और उसकी आंखों से आंसू आते हैं और वो मर जाती है। लाइफ सेविंग मशीन का ग्राफ फ्लैट हो जाता है। अंशुमन सौम्या की नब्ज चेक करता है और फोन निकालकर तुरंत विवेक को फोन करता है। हाँ भैया बोलो। मैंने उसे मार दिया है। तुम जल्दी से इधर आ जाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं होते तो इस कमीनी लड़की ने तो मुझे फंसा ही दिया था। बस तो वाकई में गए हो। भाई ये क्या हो रहा है भाई ये क्या है? मौत बांटने वाले तुम दोनों भाइयों को अब मैं मौत के घाट उतारूंगी। जैसे ही सौम्या इशारा करती है, उस रूम में मौजूद इंजेक्शन, सीजर और नाइफ हवा में अपने आप उड़ने लगते हैं और तेजी से जाकर उन दोनों भाइयों के शरीर में धंस जाती है और दोनों वहीं पर मर जाते हैं। वार्ड की दीवारों पर खून ही खून बिखर जाता है। दोनों की लाशें दीवार पर टंग जाती हैं और सौम्या का शरीर वापस बेड पर गिर जाता है। एक भाई ने अपने भाई की प्यार की खातिर उसकी गलती पर पर्दा डालते हुए अपने पेशे से धोखा किया और मासूम को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। उसने उसी लड़की के हाथों उन दोनों को मारकर इंसाफ कर दिया। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। आज की हमारी कहानी का आधार है जरूरत से ज्यादा बड़ी महत्वाकांक्षा। कुछ कर गुजरने की, कुछ हासिल करने की महत्वाकांक्षा धरती पर पैदा होने वाले लगभग हर प्राणी के अंदर उफान मारती है। अच्छाई के रास्ते पर चलकर अगर कोई अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करता है तो ऐसे सफल व्यक्ति का इस धरती पर कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अगर अपनी ऊंची महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए कोई खून बहाने पर उतर आए तो ऐसे व्यक्ति का अंत भयानक होता है। तुम्हें क्या लगता है बॉस ने हम दोनों को एक साथ क्यों बुलाया होगा? परेशान क्यों होते हो भाई? बॉस के पास ही तो जा रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। और भाई राजू कैसे हो? घर में सब ठीक? जी साहब सब अच्छे हैं। तुम भी न रवीश, कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें कि चपरासी, लिफ्टमैन, हाउसकीपिंग वालों से बात मत किया करो, तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाता है। वो और मैं, हम दोनों इंसान हैं समर, और हम दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं, इसलिए हमें हर इंसान का आदर सम्मान करना चाहिए। आदर सम्मान? अपनी भाषा तो देखो, गांव की किसी गंवार जैसी लग रही है। हाँ बॉस, आपने बुलाया? यस यस माय बॉय, कम इन, अंदर आ जाओ। समर भी आया है ना? यस यस सर, आई एम ऑल्सो इन सर। गुड, आ जाओ, बैठो। क्या बात है सर, आज आप कुछ सीरियस लग रहे हैं? जिंदगी में कभी कभी कुछ फैसले लेने में बहुत मुश्किल होती है। मैं भी इसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूं, इसलिए तुम्हें सीरियस दिखाई दे रहा हूं। खैर, आज मैंने इस कंपनी की जिम्मेदारी से फ्री होने का फैसला ले लिया है और इस थोड़े से समय में तुम दोनों ने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए किसी नए इंसान को हायर करने की बजाय सोचा कि तुम दोनों में से किसी एक को कंपनी का सीईओ बना दूं। लेकिन तुम दोनों में से किसी एक का चुनाव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन किसी एक का ही चुनाव करना जरूरी भी था। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मैं उम्र और तजुर्बे दोनों में रवीश से बड़ा हूं। मैं ही सीईओ बनूंगा। कल नए सीईओ की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सब जगह दे दी जाएगी। सो कल से बलराज ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नया सीईओ होगा रवीश।
इतने साल इस कंपनी को जिस पोजीशन के लिए दिए, वो पोजीशन इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता मैं, चाहे मुझे इसके लिए रवीश की जान ही क्यों न लेनी पड़े। कॉन्ग्रेचुलेशन सीईओ सर। अरे क्या भाई, वैसे सच कहूं तो ये पोस्ट मुझे नहीं तुम्हें मिलनी चाहिए थी। तो पोस्ट मुझे दे दो। अरे मजाक कर रहा हूं, चल सेलिब्रेट करते हैं, आज की पार्टी मेरी तरफ से। अरे मगर यूं अचानक मेरी गाड़ी। आजकल लाइफ में बहुत कुछ अचानक हो रहा है। तुम सीईओ भी तो अचानक ही बन गए, तो ये पार्टी अचानक क्यों नहीं हो सकती? आज सिर्फ तुम और मैं और मेरी याच। जैसा दोस्त का मन, चलो। समर, जैसी उथल पुथल इस समुंदर में आज हो रही है, वैसी ही उथल पुथल आज मुझ में हो रही है। इस पोजीशन पर तो मुझे पहुंचना ही था, मगर यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा सोचा नहीं था। वक्त ने मेरी किस्मत बदल दी यार, और मेरी किस्मत पलट दी। ये सब जो तुझे मिला है ना रवीश, वो मेरी किस्मत में था। तूने मुझसे मेरी किस्मत छीनी है। समर, कहना क्या चाहते हो? अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता रवीश, अब करना चाहता हूं, और वो मैं करके ही रहूंगा। समर, तुम कुछ अजीब रिएक्ट कर रहे हो। मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। हम नहीं, सिर्फ तुम जाओगे इस दुनिया से दूर, हमेशा हमेशा के लिए। ये क्या बकवास है समर? मैं तुम्हारे इस घटिया मजाक को नहीं झेल सकता। वापस चलो। इंटरनेशनल कंपटीशन में सेकंड पोजीशन आई थी मेरी। समर की अति महत्वाकांक्षा ने रवीश की खुशी तो छीनी ही, वहीं उसे मारकर उसका यमदूत भी बन गया। हर किसी के साथ प्यार से व्यवहार करने वाले रवीश की मौत ऐसे भी होगी, ये किसी ने तो क्या, खुद रवीश ने भी नहीं सोचा था। वो अब मर चुका था। हर जगह तलाश लिया है सर, रवीश का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। लगता है सीईओ की पोस्ट मिलने का पता चलते ही उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। कहीं किसी 5 स्टार होटल के रूम में पड़ा होगा शराब पीकर। खैर, वक्त को शायद यही मंजूर था कि सीईओ रवीश नहीं तुम बनो। आर यू श्योर सर? तुम्हें मेरे फैसले पे कोई शक है? नो सर, बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का मतलब था कि कल तक का वेट कर लेते हैं। वक्त और बिजनेस किसी के लिए नहीं ठहरता समर। अनाउंसमेंट कल के लिए टाल दो और तैयारी करो। जी सर, थैंक यू। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम।
प्रभु की इच्छा लाई है, प्रभु की इच्छा लाई है तुझे मेरे पास। उन्हें भी न्याय चाहिए, तुझे भी न्याय चाहिए। मिलेगा, न्याय मिलेगा। ओम भट। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम भट। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम भट। जा बालक, न्याय कर। न्याय मिलते ही वापस अपनी दुनिया में चले जाना। देख जॉनी, ये मेरा प्रमोशन डे है। सब कुछ बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, कुछ एवरेज नहीं होना चाहिए, समझा? सीईओ की अनाउंसमेंट है ये, सीईओ की। हाँ ठीक है, रख। रवीश, वो यहां कैसे आ सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हैरान है कि मैं यहां कैसे आ गया? हाँ हाँ, तुम तो मर चुके हो। फिर मरने मारने का हक तेरे पास नहीं है, ऊपर वाले के पास है। उसी ऊपर वाले ने मुझसे कहा कि सिर्फ मेरा ही वक्त पूरा नहीं हुआ है, मेरे दुश्मन दोस्त का भी वक्त पूरा हो गया है, जिसने तुझे अपनी स्वार्थ भरी महत्वाकांक्षा के चलते मार दिया। मेरे परिवार के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। रवीश, रवीश देख, मैंने तेरे साथ गलत किया है, क्योंकि मैं गलत आदमी हूं यार। पर तू तो सही है ना, अच्छा इंसान है यार। मैंने तेरे परिवार के बारे में नहीं सोचा, पर तू तो मेरे परिवार के बारे में सोच। माफ कर दे भाई, माफ कर दे। मैं माफी देने वापस नहीं आया, तुझे साथ ले जाने आया हूं। चल। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सीईओ बन चुका हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भागता कहाँ है आस्तीन के सांप? तेरा फन कुचलने के लिए ही तो मैं आया हूं। लालच, जलन और स्वार्थ से भरी सभी महत्वाकांक्षाएं हमेशा से बुरी होती हैं। ऐसी महत्वाकांक्षाओं में अक्सर खून की नदियां बहती हैं। अगर आपके दिल में भी साम दाम दंड भेद की नीतियां अपनाकर आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा है तो उसे त्याग दो, वरना आघोरी कभी भी न्याय करवा सकता है। मैनेजर, जेसीबी अभी तक आई क्यों नहीं? सर, मैंने अभी फोन किया था, रास्ते में ही है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। पिछले 1 घंटे से तुम मुझे यही सुना रहे हो श्रीकांत। तुम अच्छे से जानते हो मुझे किसी भी हाल में ये बिल्डिंग 3 दिन में तुड़वानी ही है, फिर भी तुम। सर आ गया वो, आ गया वो। इतनी देर कहाँ लगा दिया तूने? बोला था ना 7 बजे तक आ जाना। अब मुंह क्या देखता है, शुरू हो जा, तोड़ दे बिल्डिंग। पुरानी जेसीबी क्यों मंगाई है तुमने श्रीकांत? नहीं सर, पुरानी नहीं, एकदम नई जेसीबी है ये। नई है तो स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? दूसरी जेसीबी मंगाओ। सर, स्टार्ट हो गई। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ो और बिल्डिंग तोड़ दो।
इसे तो ये गाड़ी ऑपरेट करनी भी नहीं आती। सर मगर दूसरी जेसीबी मंगाओ। सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहली गाड़ी भी इस बिल्डिंग की ओर नहीं बढ़ पाई, लेकिन वापस मुड़कर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इस जेसीबी के साथ भी वही हो रहा है। मजदूर बुलाओ। जी जी सर। हेलो लखन। ये पूरी बिल्डिंग 3 दिन में तोड़नी है लखन। फिक्र मत कीजिए साहब, 3 दिन क्या 3 घंटे में तोड़ देंगे। अब ये बोल बच्चन की दुकान, अगर तूने ये बिल्डिंग 3 घंटे में तुड़वा दी ना तो सर से बोलकर मैं तुम सबको 4 दिन का पैसा दिलवा दूंगा। प्रॉमिस, लग जा काम पर। चलो भाइयों, कर दो इसे बर्बाद। बचाओ 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 बचाओ। बचाओ बचाओ। सिंघानिया सेठ, आज के बाद अगर किसी ने भी इस बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश की तो सबको ऐसा तोड़ूंगा कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर उनकी हड्डियां नहीं जोड़ पाएगा। साहब माफ कीजिए, हमसे ना हो पाएगा। श्रीकांत, तुम ठीक हो? नहीं सर, बॉडी के सभी पार्ट हिला डाले हैं कमीने ने। श्रीकांत, इस भूत ने सामने आकर बता दिया है कि हम इसकी वजह से ही बिल्डिंग को नहीं तोड़ पा रहे हैं। इसी ने जेसीबी मशीनों को रोका था। बिल्कुल 100% सही पकड़ा है सर आपने। अब तो ये प्रोजेक्ट भूत के जाने के बाद ही शुरू हो सकता है सर। और ये ना तो तुम जानते हो और ना ही मैं कि ये भूत इस बिल्डिंग से कब जाएगा। एग्जैक्टली सर। सर सर, एक तांत्रिक बाबा का पता चला है। वो 100% गारंटी के साथ भूत भगाने में माहिर है सर। कितनी देर में आएगा वो? सर बुला चुका हूं, बाबा बाहर ही बैठे हैं। गुड, उन्हें अंदर बुलाओ। जी सर। हेलो रोशनी, बाबा को अंदर भेजो। बाबा, श्रीकांत ने बताया कि आप भूत भगा देते हैं। मैं नहीं भगाता, ऊपर वाले की शक्ति भगाती है। मैं तो मात्र जरिया हूं। कितना पैसा लेंगे आप भूत भगाने का? 5 लाख। अरे बाबा, क्या आपको पता है 5 लाख कितने होते हैं? कभी देखे भी हैं? डन, भूत भगा दो, 5 लाख आपके। अरे सर मगर। गाड़ी निकालो। ओम ह्रीं क्लीं ग्लीं क्लीं टिं स्वाहा। आप दोनों यहीं रहें, अंदर सिर्फ मैं ही जाऊंगा। आप लोगों को खतरा हो सकता है। जी बाबा, जैसा आप कहें। तू जो कोई भी है सामने आ जा, बाबा के सामने आ जा, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ओम ह्रीं क्लीं ग्लीं टिं टिं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ग्लीं क्लीं टिं स्वाहा।
बाबा, यहाँ से 9 2 11 हो जा, वरना मार मार के भूत बना दूंगा तुझे भी। देखते हैं कौन किसको भूत बनाएगा। ओम ओम फट स्वाहा। अभी भी समय है, ज्यादा फट फट ना कर, नहीं तो ऐसे फटके दूंगा कि जिंदगी भर इस बिल्डिंग के आसपास नहीं फटकेगा। आज तक कोई भूत का लाल पैदा नहीं हुआ जो बाबा को छू सके। ये बात है तो फिर ले। अरे अरे, ये क्या कर रहा है भूत? रुक जा रुक जा। अरे मार डाला रे। ए भूत, देख देख, इज्जत पर हमला नहीं। रुक जा भाई, रुक जा, धोती छोड़ दे। अरे धोती क्यों खींच रहा है? हाय रे, अरे तोड़ डाला, फोड़ डाला, पूरे शरीर का कर दिया झिंगा लाला। माफ करना बच्चा, ये भूत इस बाबा के बस की बात नहीं है। क्या हुआ आपको? बहुत परेशान लग रहे हो। हमारे पुराने घर पर जिस भूत ने डेरा जमा रखा है, वो उसे तोड़ने नहीं दे रहा। बस इसी बात से परेशान हूँ। उसका टूटना जरूरी है। मैं एक बात बोलूं, हमारी जगह पर जो भी कोई भूत या शक्ति है वो बुरी नहीं है, क्योंकि जो भी उस जगह पर जाता है भूत उसे जान से नहीं मारता, बल्कि सिर्फ मार मार कर भगाता है। मेरी मानो तो जाकर खुद उससे बात करके देखो, शायद कोई हल निकल आए। सेठ, आप फिर आ गए। लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं है। जान चले जाए तो ठीक है, लेकिन इस बंगले पर प्रोजेक्ट बनना है। मैं उसे रुकते हुए नहीं देख सकता। और मैं इस बंगलों की जगह पर कुछ बनते हुए नहीं देख सकता। मुझे इस जगह से प्यार है सेठ, चले जाओ यहां से। मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मेरी बात ध्यान से सुन ले। मैं जानता हूं तुम बुरे भूत नहीं हो। प्लीज एक बार मेरे सामने आकर मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम कहोगे वही होगा। सेठ, मुझे इतनी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। बोलो क्या बात करनी है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आप क्यों इस घर को तोड़ने से रोकना चाहते हो, जबकि ये मेरा है। शंभू राम को जानते हैं आप? शंभू राम? आप शंभू काका की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूं? वो तो हमारे केयर टेकर थे। मेरा बचपन उनकी गोद में ही बीता है। उनके कंधे पर बैठकर तो मैं पूरा शहर घूमता था। लेकिन जब मैं 9 साल का हुआ तो घर वालों ने पढ़ाई के लिए मुझे विदेश भेज दिया। उसके बाद उनसे कभी मिलना नहीं हो पाया। लेकिन भूत बाबा, आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि छोटे मालिक, मैं ही आपका वो शंभू काका हूं, जो मरने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मैं आपकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करता हूं शंभू काका, लेकिन ये काम मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा। मेरी एक जगह है जिसे कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। मेरे बिजनेस पार्टनर्स उन्हें हटाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके सर छत बनी रहे, इसलिए इस जगह पर उन्हें घर बनाकर देना चाहता हूं। मेरी परिस्थिति अभी भी ऐसी नहीं है काका कि मैं कहीं और जमीन खरीदकर उन्हें बसा सकूं। पिताजी के एक हादसे में अचानक मौत हो जाने से उनके पैसों का मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे यह काम करने दें। आपने तो मुझे रुला ही दिया छोटे मालिक। मुझे पहले पता होता कि एक नेक काम के लिए घर तोड़ रहे हैं तो मैं आपको कभी नहीं रोकता। मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे पिछले 20 साल की सैलरी देनी होगी। सैलरी? मैं मजाक कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिए छोटे मालिक, आपके पिताजी ने BHD, ISISI और STB बैंक के लॉकर में अपने हर एक पैसों का हिसाब रखा हुआ है। जाओ ले लो।
आपको कैसे पता? बड़े मालिक ने ही मुझे बताया था, शायद आज के दिन के लिए ही। चलता हूं, हमेशा खुश रहिए। शंभू काका, मैं आपसे वादा करता हूं, इस जगह पर पिताजी की मूर्ति के साथ साथ आपकी भी मूर्ति बनवाऊंगा। आजकल मैं बहुत देर तक सोने लगी हूँ। ऐसा ही चलता रहा तो मेरी आलू की खेती खराब हो जाएगी। जल्दी से जाकर पानी दे देती हूँ। हाय रे मेरी कमर। किसी ने ठीक ही कहा है, खेती करना कोई आसान काम नहीं है। आलू के सारे पौधों को अच्छे से पानी दे दिया है। अब बस इंतजार है तो आलू के तैयार होने का। फिर मैं लोगों को ये आलू खिलाकर अपने वश में करके उनके जरिए दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन जाऊंगी। मैंने फसल में पानी तो अच्छे से दिया था। काश आलू भी अच्छे से बैठे हो। अरे वाह, आलू तो बहुत बढ़िया हुए हैं। एकदम सोने की तरह चमक रहे हैं। अब होगा मकसद पूरा। आलू ले लो, ताजे ताजे आलू, बड़े बड़े आलू, छोटे छोटे, हर तरह के आलू ले लो। सस्ता सस्ता आलू ले लो। इतनी रात को कौन औरत आलू बेच रही है? आलू ले लो आलू। जंगल में मिलेगा पुराना भालू, मेरे पास मिलेगा ताजा आलू। आलू वाली बहन, तुम इतनी रात को आलू बेच रही हो? क्या करूं बहन जी, हम चुड़ैलों को मेरा मतलब हम दुखियारी औरतों को रात में ही वक्त मिलता है ना। अच्छा, भाव क्या लगाया है? 50 के 4 किलो। लेकिन मेरे पास तो 50 रुपए नहीं है। जितने हैं उतने दे दो। दे तो दूं, लेकिन बहन बुरा मत मानना, तुम आलू बहुत महंगे बेच रही हो। क्या बहन जी, आपको महंगे लगते हैं तो 25 दे दो। आप खुश रहो बस।
25 नहीं, पूरे 20 दूंगी। आप देती हो तो दो, वरना तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बोलो क्या बोलती हो? बोलना क्या है बहन जी, मुझे तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसा कीजिए, 20 रुपए में 4 नहीं 5 किलो ही ले जाओ। लगता है ये सब्जी वाली पागल है, इसलिए 200 रुपए के आलू 20 रुपए में बेच रही है। पागल कहेगी। लेकिन मुझे क्या, इससे पहले कि इसका मन बदल जाए मैं आलू लेकर फूट लेती हूँ। क्या सोचने लगी बहन जी? तोल दूं ना? हाँ हाँ, तोल दो ना। ये लो बहन, आपके आलू, और ये तुम्हारे पैसे। मोहन ने आज आलू की सब्जी बनाने को कहा है। जल्दी से बनाकर कपड़े धोने बैठ जाऊंगी। हे भगवान, घर में तो एक ही आलू है, एक आलू से सब्जी कैसे बनेगी? बाजार गई तो आने जाने में ही पूरा समय निकल जाएगा। आज तो मोहन जी खूब डांट मारेंगे मुझे। क्या करूं? क्या करूं? शालू से पूछती हूँ, अगर उसके पास आलू हुए तो बात बन जाएगी। शालू, ओ शालू, सुनो तो जरा। शालू, शालू, शालू। दरवाजा तो खुला है, फिर ये बाहर क्यों नहीं आ रही? शायद बाथरूम में होगी। आवाज देकर देखती हूँ। शालू, अंदर जाकर देखती हूँ। अरे शालू, तुम्हें कितनी आवाजें दी मैंने, लेकिन तुम टीवी में इतनी खो गई हो कि मेरी आवाज भी नहीं सुनी तुमने। सॉरी माला, मैंने सुना नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? अरे मोहन ने आज आलू की सब्जी बनाने के लिए कहा था, पर घर में आलू खत्म हो गए हैं। तुम्हारे पास आलू है क्या? शालू के पास हमेशा आलू होते हैं। वैसे आज मैंने आलू की सब्जी कुछ ज्यादा बना ली थी, तुम वही ले जाओ, तुम्हारा समय भी बचेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। थैंक यू वेरी मच शालू। शालू को आलू के लिए नो थैंक्स, पर सब्जी ले जाने से पहले थोड़ी चक्कर बताओ तो कैसी बनी है? शालू, सब्जी तो चख लूंगी, पर एक बात बता, तेरी आंखों को क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद? ऐसा थोड़ी ना होता है। क्यों? तुझे क्या कभी मोतियाबिंद हुआ है? नहीं, हुआ तो नहीं है, पर नहीं हुआ तो चल, शालू के आलू टेस्ट कर और घर पहुंचकर अपनी पति की सेवा कर। अच्छा अच्छा, टेस्ट करती हूँ, रौब मत झाड़। शालू के आलू, चुड़ैल का भालू, सब एक हैं। हम सब एक हैं। माला, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को लगा दो। तुम्हें आलू की सब्जी बनाने को कहा था, बनाई क्या? तुम्हारे लिए तो मैं चांद के तारे तोड़ लाऊं पतिदेव। ये सब्जी बनाना किस खेत की मूली है? ये लो, खाओ आलू की सब्जी। अरे अरे, रोटी भी तो लाओ, खाली सब्जी कैसे खाऊं? आज तुम्हारी पड़ोसन शालू ने ऐसी आलू की सब्जी बनाई है कि एक चम्मच खाते ही तुम्हें कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? मोतियाबिंद हो गया है। अब तुम बोलोगे मोतियाबिंद ऐसा नहीं होता, तो मैं पूछूंगी कि तुम्हें कभी हुआ है?
फिर तुम सोचते हुए जवाब दोगे कि नहीं। फिर मैं कहूंगी कि जब तुम्हें पता ही नहीं है कि मोतियाबिंद कैसा होता है तो इतने सवाल जवाब क्यों? सीधे सीधे सब्जी खाओ। अरे अरे, तुम्हें हो क्या गया है? कितना तड़ातड़ बोले जा रही हो। अच्छा लाओ दो, मैं भी देखूं पड़ोसन के हाथ का जादू, मेरा मतलब टेस्ट। क्यों? तुम्हें भी हो गया ना मोतियाबिंद? हो गया। तो बोलो, शालू के आलू, चुड़ैल का भालू सब एक हैं। हम सब एक हैं। शालू के आलू, चुड़ैल का भालू सब एक हैं। हम सब एक हैं। बन गई बात। धीरे धीरे सब मेरे कब्जे में हो जाएंगे। जल्दी से बचे खुचे आलू भी बेच डालती हूँ। आलू ले लो, आलू फ्री में आलू ले लो। गवर्नमेंट वाले आलू ले लो, फ्री की स्कीम वाले आलू ले लो। आलू ले लो, आलू। हाँ, फ्री वाले आलू मुझे दो। फ्री मुझे वाले मुझे आलू, दो, मुझे भी दो। मुझे दो आलू। मुझे भी दो मैं आलू। लूंगी आलू। मैं लूंगी हाँ, आलू। मैं भी लूंगी आलू। अरे रे 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 रे, रुको रुको रुको। आप लोग लड़ो मत। आप लोग 3 हैं, तीनों आधे आधे आलू ले जाओ। बात खत्म। सरकारी माल पर तो सबका हक होना चाहिए कि नहीं? हाँ 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 हाँ, सही सही कहा कहा तुमने। ये खाएंगे आलू, मेरा काम होना चालू। चुड़ैल माई चुड़ैल माई की जय। चुड़ैल माई की जय। चुड़ैल माई की जय। चुड़ैल माई की जय। मेरे आलू काम कर गए। अब बस तुम सब मेरे गुलाम हो। अब मैं जो कहूंगी तुम सब वही करोगे। मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे 100 जवान आदमियों के खून से नहाना होगा। तो जाओ, 100 जवान आदमियों को पकड़ कर लाओ। जाओ। बचाओ, 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 बचाओ। रुक जा मूर्ख बाबा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुलामों को रोकने की? इसकी सजा मिलेगी तुझे। मरने के लिए तैयार हो जा। जय महाकाल। ये क्या किया तूने बाबा? उन लोगों को मेरे सम्मोहन से निकाल कर तूने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। और ये मेरा 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 शरीर क्यों जलने लगा? रोको इस आग को। रोको, रोको इस आग को। जब तक महाकाल इस गुलेल बाबा के साथ हैं, कोई चुड़ैल उड़ैल भूत प्रेत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय महाकाल। जय महाकाल। कमलापुर गांव में कमला भूतनी का आतंक छाया था। वो जब भी किसी नई दुल्हन को देखती तो उस पर सवार हो जाती थी
और बाद में उसके पूरे परिवार को एक एक करके मारकर खा जाती थी। उसकी डरावनी कहानियां पूरे गांव में बच्चा बच्चा जानता था। अब आगे। काली अंधेरी रात में एक जंगल के रास्ते से 4 गाड़ियां जा रही होती हैं, जिसमें से एक दुल्हा दुल्हन की सजी हुई कार भी होती है। सब लोग हंसी मजाक करते हुए जा रहे होते हैं। तभी अचानक रोली को बहुत तेज प्यास लगने लगती है और वो अपने पति से कहती है, सुनिए, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। क्या हुआ? क्या कुछ कहा तुमने? मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। थोड़ी देर रुक जाओ, घर बस 1 घंटे की दूरी पर है। घर चलकर पानी पी लेना, और वैसे भी इस जंगल में कहां पानी मिलेगा। ठीक है। रोली को कार के खिड़की से जंगल के रास्ते में एक कुआं दिखाई देता है। वो राकेश से कार रुकवाकर पानी लाने को कहती है। राकेश अब कार रुकवाकर कुएं से पानी लाने जाता है, लेकिन रोली से प्यास बर्दाश्त नहीं होती और वो भी उसके पीछे जाती है। अरे तुम कार से नीचे क्यों उतरी? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये जगह सेफ नहीं है? मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। अरे तो मैं पानी ला ही रहा था। जाओ तुम कार में जाकर बैठो। तभी अचानक रोली बहुत तेजी से आगे कुएं की तरफ झुकती है, जैसे पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया हो, और उसके हाथ में बंधा शादी का चाकू और कंगन खुलकर कुएं में गिर जाता है। लेकिन रोली को इसका पता नहीं चल पाता। रोली को संभालते हुए राकेश चिल्लाता है, अरे रोली संभालो! मुझे लगा किसी ने मुझे पीछे से धक्का मारा। जाओ जाकर कार में बैठो। अब रोली कार में डरे सहमे बैठी होती है और कुएं के पास के सीन को याद कर रही होती है। तभी थोड़ी देर में सारी गाड़ियां घर पहुंच जाती हैं। सुनीता रोली को बड़े प्यार से कार से उतारकर घर में प्रवेश कराती है। तभी उसकी पड़ोसी पीछे से बोलती है, हाय हाय, बहू के हाथों में तो शादी का कंगन और चाकू नहीं है, जो बहुओं को बुरी नजर से बचाता है। बहू, कंगन और चाकू कहाँ है? पता नहीं माँ जी, जब घर से चली थी तब तो हाथ में ही बंधा था। रोली सुनीता को कुएं वाली बात बताने वाली होती है। तब तक राकेश बात बदलते हुए उसे चुप करा देता है। उसके बाद सुनीता नए जोड़े को उनके कमरे में छोड़ आती है। अब रात के अंधेरे में मुकेश पानी पीने के लिए उठता है, लेकिन तभी एकदम हवा से खिड़कियां आपस में टकराने लगती हैं। वो जैसे ही खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ता है, उसका पैर मुड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तेज हवा और बिजली के कड़कने से खिड़की के पर्दे तेजी से इधर उधर हो रहे थे। वहां का माहौल बहुत डरावना हो गया था। कौन है? कौन है? सामने आओ! अचानक मुकेश का पैर कोई खींचते हुए उसे घर के बाहर घसीटने लगा। मुकेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी वहां श्यामलाल और सुनीता आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों चिल्लाए? माँ, यहाँ कोई भूत है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ कोई नहीं है मुकेश, जाओ जाकर सो जाओ। कोई बुरा सपना देखा होगा तुमने। नहीं, वो मुझे मार देगी। श्यामलाल मुकेश को समझाकर सोने चला गया। अब सुनीता मुकेश से कहती है, चल तू मेरे साथ, मेरे कमरे में चलकर सो। उन दोनों के जाते ही घर का दरवाजा खुलता है और कमला भूतनी, जो कि शादी के जोड़े में है, घर के अंदर आकर घर को देखते हुए भयानक हंसी में हंसने लगती है और डरावने तरीके से धीरे धीरे चलती हुई राकेश के कमरे में जाती है। उसके पायलों की आवाज पूरे घर में गूंज रही होती है और वो रोली की जगह जाकर लेट जाती है। अब दूसरे दिन घर में खुशी का माहौल है और सुनीता पंडित जी को बुलाती है, जो कि गेट पर खड़े होते हैं। अरे पंडित जी, यहाँ आइए, बहुत देर कर दी आपने। अरे सुनीता बहन, क्या करें, शादियों का सीजन है, इसीलिए बहुत भागा दौड़ी हो रही है। हाँ वो तो है। पंडित जी चलिए पूजा शुरू करवाइए। हाँ, नई बहू को बुलाइए।
पूजा उसके हाथ से ही होगी और मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। सुनीता अब रोली को लेकर आती है, लेकिन रोली बहुत ही अजीब तरीके से चलकर आती है और पूजा में बैठने से मना कर रही होती है। क्या हुआ बहू? जल्दी चलो, पूजा का समय निकल रहा है। माँ, मैं पूजा नहीं करूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे ये जरूरी पूजा है बहू, और हमारे घर का रिवाज है कि नई बहू के हाथ से ही ये पूजा करवाई जाती है। सुनीता की बात सुनकर रोली को बहुत गुस्सा आने लगता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। और तभी वो घूंघट के अंदर से फूंक मारती है और अचानक तेज आंधी के साथ काली घटा छा जाती है और मंदिर के पास रखा सारा सामान गिरने लगता है और हवा में उड़ जाता है। घर के सारे लोग इधर उधर दीवार का सहारा ढूंढने लगते हैं। ये देखते ही पंडित चिल्लाने लगता है, अनर्थ, घोर अनर्थ। क्या हुआ पंडित जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये कोई साधारण आंधी नहीं है, काली शक्तियों की माया से उत्पन्न की गई आंधी है। जरूर कुछ अनिष्ट होने वाला है। अब पंडित की नजर रोली पर पड़ी, जो कि एक जगह बिना हिले डुले खड़ी सब देख रही थी और बाकी पूरे घर के लोग इधर उधर परेशान आंधी से बचने की कोशिश कर रहे थे। पंडित तुरंत अपने झोले से गंगा जल निकालकर हवा में चारों तरफ छिड़कते हुए मंत्रों का उच्चारण करता है। थोड़ी देर में सब शांत हो जाता है, लेकिन रोली पंडित को घूरने लगती है। तभी सुनीता उसे कमरे में जाने के लिए कहती है, पंडित जी, आप किस अनिष्ट की बात कर रहे थे? कुछ नहीं श्यामलाल, तुम्हारे घर को शुद्ध करना होगा। इस पर काली शक्तियों की नजर पड़ चुकी है और मैं अगले 5 दिन बाद आकर यहाँ पर एक हवन करूंगा, तब सब ठीक हो जाएगा। ठीक है पंडित जी। अब रोली घर में रोज कोई ना कोई अजीब हरकतें करने लगती है और एक दिन दोपहर में सुनीता रोली को देखकर चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर घर के सारे लोग वहां आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? इसको देखो, ये पागल हो गई है क्या? ये क्या खा रही है? सभी लोग जब रोली को देखते हैं तो उनको यकीन नहीं होता। रोली खाने की टेबल पर बैठी खुले बालों में नॉनवेज खा रही होती है, वो भी बहुत अजीब और भयानक तरीके से नोच नोच कर, जैसे कोई जानवर खाता है। राकेश उसके पास जाकर नॉनवेज को उठाकर घर के बाहर फेंक देता है। ये देखकर रोली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा देती है। सब लोग रोली का हाथ पकड़कर उससे राकेश को छुड़ाने लगते हैं। भाभी, छोड़ो भैया को, छोड़ो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू कमला भूतनी का खाना उससे छीनेगा? मैं तुझे ही खा जाऊंगी। कमला भूतनी? कौन कमला भूतनी? अरे आप जाकर पंडित जी को फोन करके बुलाओ, वरना ये हम सबको मार देगी। बुढ़िया, तुझ पर बहुत चर्बी चढ़ी है, तू मेरे सारे काम बिगाड़ती है। मैं सबसे पहले तुझे ही खा लेती हूँ। कमला भूतनी अब सबको हवा में उछालकर इधर उधर फेंक देती है और सुनीता को गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है और उसकी टांग को खाने लगती है। पूरे फर्श पर खून बहने लगता है। अरे वाह बुढ़िया, तेरी जुबान भले ही कड़वी है, लेकिन तेरा मांस बहुत स्वादिष्ट है। राकेश कमला भूतनी को इस तरह से जब अपनी माँ का पैर खाते हुए देखता है तो गुस्से से बौखला जाता है और लोहे की सरिया लाकर उससे भूतनी के ऊपर हमला बोल देता है। तब तक पंडित जी भी आ जाते हैं। वो मुकेश को कमला भूतनी को पकड़ने के लिए कहते हैं और श्यामलाल के साथ मिलकर हवन की तैयारी कर लेते हैं। सुनो, तुम दोनों कमला भूतनी को पकड़कर यहाँ इस गोल घेरे में बैठे रहना और इसे यहाँ से उठने मत देना। पंडित, आज इन सब के साथ तू भी मरेगा।
और आज मैं तुझे खाकर तेरा भूत पकड़ने का शौक भी खत्म कर दूंगी। अब राकेश और मुकेश मिलकर कमला भूतनी को उस घेरे में बैठा देते हैं और उसे जोर से पकड़े रहते हैं। पंडित अब जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगता है और कमला भूतनी बुरी और भयानक तरीके से चिल्लाने लगती है। साथ ही वो अपनी जादुई शक्तियों से पूरे घर का सामान हवा में इधर उधर फेंकने लगती है। थोड़ी देर बाद अचानक कमला भूतनी शांत हो जाती है और उसका रूप बदलकर वापस वो रोली बन जाती है। लेकिन तभी रोली के शरीर से एक काला साया बाहर निकला और पंडित ने उसको एक कपड़े में लपेटकर उस हवन की आग में स्वाहा कर दिया। राकेश, आज से ये कमला भूतनी किसी को नहीं सताएगी, क्योंकि मैंने इसकी आत्मा को हवन कुंड में स्वाहा कर दिया है। अब राकेश और मुकेश पीछे मुड़कर सुनीता के पास जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि सुनीता की गर्दन और एक पैर को कमला भूतनी ने खा लिया होता है और उसकी लाश खून से सनी पड़ी होती है। थोड़ी देर बाद रोली को होश आ जाता है। वो जब सुनीता की लाश देखती है तो बिलख बिलख कर रोने लगती है और पूरे परिवार में शोक छा जाता है।